हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, दो फार्मूले मिले थे वहां पर, एक Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई और एक द्रव्यमान में परिवर्तन मिला था डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n इंटू एम ए। तो प्यारे बच्चों, इस पर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया था इसके जस्ट पिछले वीडियो में, केवल इसी पर बाकी रह गया। तो चलिए आज इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन कि डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n इंटू एम ए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर घटाया बढ़ाया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ पर या उस वस्तु पर द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, कितनी कमी होगी या कितनी वृद्धि होगी। तो इस चीज तो प्यारे बच्चों, पीछे हम पढ़े थे कि यदि इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसी वस्तु को अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है, और जब वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है तो इसका मतलब बच्चों उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है बच्चों? धन आवेश। और जब वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जा रहा है। क्लियर? तो ये चीज, इसी कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं सवाल है। क्वेश्चन है, लिखिएगा, एक छड़ को रगड़ने पर एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हुए और आगे पूछा है छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश पूरा नहीं लिखे क्या बच्चों? 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न हुई। यहां लिख लेना, उत्पन्न होता है। तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हुए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए क्या है बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर देखा जाए तो आवेश Q का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। कारण कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हुए, अर्थात n की वैल्यू पूछा। अच्छा, वैसे भी बात देखा जाए बच्चों तो ऋण आवेश है। कैसा है? ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो वही पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। तो फार्मूला आप पढ़े हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? n इंटू ई से। तो Q का मान 8 गुणे 10 की घात -7 बराबर n की वैल्यू पूछा गया है यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्लियर? तो n बराबर 8 गुणे 10 की घात -7 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -9। यहाँ दशमलव कटेगा, यहाँ 0
तो 16 पचे 80, तो n बराबर कितना आ गया 5 और गुणे 10 की पावर -7 और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 9। इस प्रकार यहाँ से n बराबर कितना आया 5 गुणे 10 की घात 12, 19 में 7 घटेगा, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुए एकत्र। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट आंसर हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है क्षण पर एकत्र हुए, 5 गुणे 10 की घात 12। क्लियर बच्चों? अब क्या करते हैं, पूछ रहा है कि क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि, तो क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि का लिए फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, डेल्टा m बराबर n इंटू एम। तो डेल्टा m बराबर n का मान रखेंगे 5 गुणे 10 की घात 12 और m ही है 9.1 गुणे 10 की घात -31 के। तो डेल्टा m बराबर, चलिए गुणा करते हैं, तो 5 के 5 9 45, तो 45.5 गुणे, इधर 12 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों -19। तो डेल्टा m बराबर एक अंक बाद दशमलव को और खिसका लेते हैं 4.55 गुणे, जब दशमलव इधर खिसका रहे हैं इसको कम करें तो इसको ज्यादा करेंगे तो -18। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर क्षण का द्रव्यमान कितना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? कुछ भी नहीं किया गया। कहा है कि एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो क्यू का मान इतना है, ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। n की वैल्यू पूछा गया तो q बराबर n इंटू ई से हमें n की वैल्यू फाइंड की, इतना आया। अर्थात क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हुए, कितने इलेक्ट्रॉन एकत्र हुए। अब पूछे क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई बच्चों, फार्मूला लगा दिया गया, यही डेल्टा m बराबर ± n इंटू एम। बिल्कुल कॉपी कर लीजिए बच्चों। बेटा चलो इस लेवल का क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। रीडिंग का नाम लिखा जाए परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक। परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक। तो चलिए प्यारे बच्चों, परावैद्युत या परावैद्युत, तो पीछे की वीडियो में हम एक पदार्थ पढ़े थे कि परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ क्या था, कैसे पदार्थ जिन्हें आपस में रगड़कर किसी छोटी वस्तुओं के पास ले जाने पर वे उन वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराते हैं, तो ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक क्या है ध्यान दीजिएगा। सभी परावैद्युत पदार्थों के नियतांकों को, सभी परावैद्युत पदार्थ के नियतांक, वैसे लिखते हैं, सभी परावैद्युत पदार्थ के नियतांक को परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक कहते हैं। क्लियर बच्चों? सभी परावैद्युत पदार्थ के नियतांकों को ही क्या है, नियतांक को ही परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक कहते हैं। क्लियर? इसे सामान्यतः जो है कैपिटल के से, ध्यान देना, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आए बच्चों? जिसका मान मतलब के का मान
जिसका मान अलग अलग परावैद्युत पदार्थों के अलग अलग होते हैं। मतलब जिसका मान जो है अलग अलग परावैद्युत पदार्थों के अलग अलग होते हैं। क्लियर? मतलब मान अलग अलग होता है। अब जैसे कुछ परावैद्युत पदार्थ के नियतांक के मान इस प्रकार है। कुछ परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के मान इस प्रकार हैं। तो याद रखने योग्य बातें बच्चों। नंबर 1, निर्वात या वायु। तो निर्वात या वायु के लिए के का मान 1। ऐसा करते तब बच्चों तालिका बना लिया जाए। हाँ, ज्यादा सही है। एक में बना लेते हैं परावैद्युत पदार्थ और दूसरे में बना लेते हैं के का मान, मतलब परावैद्युतांक नियतांक का मान। तो पहला बच्चों निर्वात अथवा वायु। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, याद रखना। जल के लिए के का मान 81 होता है। तीसरा है धातु के लिए, बहुत पूछा जाता है बच्चों धातु वाला कंपटीशन एग्जाम में, इनफाइनाइट अनंत। ठीक, कुछ पदार्थ और है कुछ पदार्थ में हाँ, पानी हो गया, पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच कंपटीशन के लिए बच्चे पूछता है यार। पायरेक्स कांच के लिए है बच्चों 4.5। ठीक, और कागज वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कागज के लिए हम यहाँ पर साइड में ले रहे हैं। कागज के लिए के बराबर 3.5। तो क्या बच्चों ये है कुछ पैरामीटर में आपको याद रखना है। निर्वात होगा जल और धातु, बाकी सब नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो सभी परावैद्युत पदार्थ के नियतांकों को क्या नाम दिया गया? परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक। इसे समानता कैपिटल के से प्रदर्शित किया गया। अलग अलग परावैद्युत पदार्थों के लिए अलग अलग इसका मान होता है। जैसे कि लिखा गया कि कुछ परावैद्युत पदार्थों के मान इस प्रकार है। जैसे निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1, जल के लिए 81। अच्छा, कुछ किताब में बच्चों 80 दिया होगा, परेशान मत होना, वास्तव में 81 होता है। धातु के लिए होता है अनंत, पायरेक्स कांच के लिए 4.5 और कागज के लिए 3.5। कॉपी कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये था परावैद्युतांक। इसके जस्ट आगे का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें इसकी आवश्यकता है। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, कूलाम का नियम। काफी देर से इंतजार था कुछ बच्चों कि कूलाम का नियम कब आए। कूलाम का नियम। दूसरा नाम है कूलाम
के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक, कोई दिक्कत? बट बच्चों इसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वैद्युत बल। क्या पढ़ना पड़ेगा? वैद्युत बल। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना की, और इन्हीं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही क्या नाम दे दिए बच्चों? वैद्युत बल या कूलाम बल। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल। हेडिंग डालिएगा वैद्युत बल, तब इसको लिखते हैं वैद्युत बल। दूसरा नाम है बच्चों कूलाम बल। ठीक है, तो कूलाम बल क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के मध्य, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले, ऐसे लिखना था, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। वही सामान्य जो बल है वही है बच्चों कैपिटल एफ। डायमेंशन फार्मूला एनर्जी -2 मात्र न्यूटन। क्लियर? तो याद रखना कि वैद्युत बल और कूलाम बल क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, कूलाम के नियम के पहले ही इसको पढ़ना है, ठीक है, तब इसमें आपको उनको पूछना। तो वैद्युत बल या कूलाम बल दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल या वैद्युत बल कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान देना, नोट करके याद रखना इसमें कि सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान देना। क्लियर बच्चों? तो ये सब बहुत डीप है, ये सब की जानकारी हमेशा रहेगा। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया परिभाषा, तो प्यारे बच्चों गारंटी लेता हूं कि आपको एक टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी याद हो जाएगा तुरंत। तो पढ़ते रहिए मन से और एक कॉन्टिन्यूअस के रूप में लगे रहेंगे बच्चों, तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए कूलाम बल या वैद्युत बल। हो गए बच्चों? चलिए देखते हैं आगे। अब हीटिंग का नाम डालिएगा कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो बच्चों फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में इन्होंने दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल के संबंध में
या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम को प्रारूप दिए, जिस नियम को यहाँ पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलाम का नियम कहते हैं। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं स्लाइड। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम, क्या नाम था? कूलाम, सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले अब इनको डायरेक्ट लिख दे रहे बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लिखेंगे। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को आप लोग जानिए क्या कि वैद्युत बल, कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किए, जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्लियर बच्चों? कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो बात समझ में आया बच्चों? तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किए, और उसी नियम का नाम क्या दे दिया गया? कूलाम का नियम या वैद्युत बल संबंधी नियम कहा गया। क्लियर? तो क्या नियम दिए बच्चों? चलिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या कथन था उनका कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल, ध्यान देना बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल, करने वाला ऐसे लिखते हैं, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बच्चों? कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? समझ में आएगा? तो हम मान लेते हैं कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 तथा बीच की दूरी
बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F हो तब, क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आई? तो कूलाम ने सन 1785, फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किए, जिसका क्या नाम दिया गया? कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लिया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 तथा बीच की दूरी r है। यदि आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F हो तब, आगे देखो, मिटा दे। इतनी बात समझ में आई स्टेटमेंट सबको? तब चलिए, तब यहां पर क्या लिख सकते हैं? कूलाम बल क्या कहेगा? कूलाम बल जो वैद्युत बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अच्छा बच्चों, साइड में फिगर बना लेना है ऐसे। दो स्थिर बिंदु आवेश ले लो, ए व बी मान लेते हैं, इस पर Q1 और इस पर Q2 सजातीय आवेश है बच्चों। क्लियर? तो इनके बीच यहाँ पर आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं बच्चों क्या? r। भाई इस Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया तो कैसा होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन इधर, ये हो गया m। क्लियर? फिर Q1 पर लगाया गया बल इधर, प्रतिकर्षण बल। कैसा बल बच्चों? प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये चीज। अच्छा, दो के दोनों बल जो है परिमाण में बराबर, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। और दूसरा फिगर बनाना, ए बी, एक प्लस Q1 ले लेते हैं, एक माइनस Q2। इनके बीच की दूरी कितना? r। अब भी जाती आवेश से बच्चों, तो सीधी सी बात है, एक दूसरे पर यहाँ पर प्रतिकर्षण बल। तो एक Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण F, इधर वाले का बल F, सॉरी आकर्षण। प्रतिकर्षण मुंह से निकल गया। तो विजातीय आवेश के बीच कैसा बल होगा? आकर्षण। तो ये फिगर बना लेना बच्चों अच्छे से। फिर साइड में उनका स्टेटमेंट लिखना है। इसके बाद फिर कूलाम के नियम अनुसार क्या कहना है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? चलो, दोनों को संयुक्त करने पर, अब दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, क्या मिलने वाला है? F है व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r। कोई दिक्कत? ए जी, अभी ये नहीं, अभी बाक्स में न रखो। क्लियर? अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, जहां k स्थिर विद्युत की नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, और k बराबर होता है क्या? तथा स्मॉल k बराबर 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 से F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आया बच्चों? तो इतना ये न्यूटन बल है ना बच्चों, ये न्यूटन। समीकरण नंबर 2, थोड़ा जहां ये 9 × 10⁹ है ना, इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने इनको 1/4πε0। तो समीकरण नंबर 2 से F बराबर, समीकरण नंबर 2 से F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना न्यूटन। कोई दिक्कत बच्चों? यही कूलॉम का नियम है याद। तो फिर बच्चों समझ में आया? कोई किसी को प्रॉब्लम तो याद रखना इसको। तो कूलॉम का नियम क्या था, या कूलॉम की व्युत्क्रमण का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। तो दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए गए थे Q1 Q2, उनके बीच की दूरी R ले ली। अब यह पर ये समानुपाती हो गए Q1 Q2 और R स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमण। अब क्या किया गया, दोनों को संयुक्त किया गया। संयुक्त करने पर मिला आपको F बराबर K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ की क्या है स्थिर विद्युत की नियतांक और K का मान यहाँ से 9 × 10⁹ इतना एक प्रयोगों द्वारा निकाला गया। तो समीकरण नंबर 1 में रख दिए मान। तो कुछ वैज्ञानिकों ने 9 × 10⁹ को सुविधा के लिए 1/4πε0 रख दिया। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर बच्चों? तो यही कूलॉम का नियम है, याद रखना, यही कूलॉम का नियम। ठीक, आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें बैठाते। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी हम लोग फार्मूला डेरिवेट किए कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यही कूलॉम का नियम है, याद रखना, यही कूलॉम का नियम। और इसे ही कूलॉम के व्युत्क्रमण का नियम। प्यारे बच्चे थोड़ा से आप लोग को याद कराएं तो कक्षा 11 में चैप्टर पढ़े होंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, पढ़े हैं? तो उसमें हेडिंग पढ़े होंगे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा कूलॉम का नियम, कुछ भी नहीं है साथ। तो गुरुत्वाकर्षण बल वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। क्या बताया? सेम कहा यहाँ पर F बराबर वेक्टर G इंटू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों बच्चों याद आया? तो सेम यहाँ पर कूलॉम का नियम भी क्या है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R है। थोड़ा कंपेयर करके चेक करो, कुछ है डिफरेंस, केवल इतने हैं भाई। वैसे बताए गए थे कि द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और आवेश के कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है। बस यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया और यहाँ पर स्थिर वैद्युत की नियतांक आया। बस इतना ही तो कंफर्म, कोई दिक्कत? तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा याद रखोगे, ये आपको अपने आप से बना के लिख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो तैयार रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो यही कूलॉम का नियम हो गया। आगे चले। ठीक है प्यारे बच्चों,
हेडिंग का नाम लिखते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे और चलते हैं बच्चों। क्या पढ़े कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं थोड़ा सा। नहीं अलग से हेडिंग बनाएंगे तो ठीक है, वो भी बट गुलाब के नियम में ही पढ़ा जाए इसको तो ज्यादा सुटेबल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यदि प्यारे बच्चों अगर कूलाम का नियम पूछे तो आप केवल यहीं तक लिखना बस, फिर आप आगे जो है हम चलिए बना ही देते हैं, हेडिंग बनाते हैं। सही, कूलाम का नियम यहीं तक। ठीक, तो हेडिंग का नाम लिखेंगे। एक चीज और, हाँ जो भूल गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में वहां पर लिख लेना कि जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, तो कह रहे बच्चों हो जाता, दिमाग उतर जाता है। अब इतना चीज नहीं रहता है कि इसमें क्या क्या है। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि हेडिंग बनाए उसी में लिखा दें, उसी में लिखाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा बच्चों तो फिर बच्चों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आलसीपन हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको एक नया हेडिंग दे दे रहे हैं। नया हेडिंग रहेगा तो एक नया जज्बा, नए जज्बे के साथ पढ़ेंगे। हाँ कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए प्यारे नया ही पढ़ते हैं। बाकी कूलाम का नियम आपका यही तक है। याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी देखो दिमाग से उतर जा रहा था, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निर्वात वायु की वैद्युतशीलता है। क्लियर बच्चों। अभी इसका मात्रक भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बस आगे चलते हैं। तो एक नया हेडिंग, निर्वात की वैद्युतशीलता कामा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता ऐसे तथा परावैद्युतांक में संबंध। बन गया ना एक नया। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा कूलाम के नियम में इसमें आप थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता केवल एप्सिलॉन और परावैद्युतांक कैपिटल K, इसी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि जो आवेश है, आवेश को हम रख देते हैं निर्वात हो वायु, तो प्यारे बच्चों को निर्वात हो वायु में रख दिया जाए तो जो परावैद्युतांक होगा उसका मान तो 1 होगा और यदि किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तो उसका मान अलग हो जाएगा। हाँ बच्चों एक चीज हम भूल गए लिखाना, चलिए देखते हैं, अभी आगे में लिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों,
कि यदि दोनों आवेश, बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में तब माना बल F नॉट क्लियर है। तो प्यारे बच्चों कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अभी तक तो हम पढ़े थे कि F बराबर 1/4πε0, यही तो पढ़े थे। और Q1 Q2/r²। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, भाई F के स्थान पे F0 हो जाएगा। और निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं, तो निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता क्या होती है, ε0। इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो एक लाइन लिखते हैं हम, तथा निर्वात की वैद्युशीलता ε0 तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर F0, कोई दिक्कत। ये समीकरण नंबर, बात समझ में आई बच्चों, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? दूसरा कि यदि दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में हो जिसकी वैद्युशीलता क्या हो बच्चों, एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन तथा बल माध्यम में हो जिसकी वैद्युशीलता एप्सिलॉन। आगे लिखेंगे माना माध्यम में वैद्युत बल क्या है बच्चों, Fm। यम का मतलब मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। तब बच्चों कूलाम का नियम पुनः लगाएंगे हम लोग। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से Fm बराबर 1/4πε। पहले ε0 था क्योंकि निर्वात में रखा गया था, तो निर्वात की वैद्युशीलता को ε0 से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर है किसी अन्य माध्यम की बात करें, माध्यम की वैद्युशीलता को किससे प्रदर्शित किया गया, एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर रखेंगे एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो इस तरीके से देखा गया कि एक वक्त, एक मिनट में बच्चों, तो समझ में आई बात? आगे चले, मिटा दें, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों, फिर से कॉपी इसको ध्यान देना, वीडियो देख लेना, जो ना समझ में आए कमेंट करना। वैसा तो है नहीं बच्चों कि एक बार में समझाने में ना है, आ जाएगा।
समीकरण नंबर 1/2 से हाँ 1/2 तो क्या बनेगा बच्चों कि F0/Fm बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R² और पूरे का पान 1/4πε Q1 Q2/R²। प्यारे बच्चे इनसे कैंसिल तो हमारे पास मैटर केवल बचेगा F0/Fm और बराबर 1/ε0 फिर 1/ε ऊपर जाएगा तो ε0 है। भाई सीधी सी बात, बल को बल से भाग दिया गया है तो एक नियतांक मिलना है। क्यों भैया एक नियतांक ही तो मिलेगा, क्या कोई मात्रक मिलेगा क्या इस पद का? नहीं। और यह इसके बराबर है, इसका मतलब इसका भी कोई मात्रक नहीं बन पाएगा। मतलब इन दोनों का अनुपात का मात्रक अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के अनुपात का मात्रक नहीं मिल पाएगा। अर्थात F0/Fm बराबर ε0/ε बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात F0/Fm बराबर ε0/ε0 बराबर k। बात समझ में आए प्यारे बच्चों? फिर आगे लिखते हैं अलग अलग या करके कि F0/Fm बराबर k। यहां लिख लेना बच्चे, जहां के क्या है, जहां के एक नियतांक है जिसे परावैद्युत नियतांक कहते हैं। परावैद्युत नियतांक कहते हैं बच्चों। कैपिटल के में है, ध्यान देना। कूलॉम के नियम में शुरुआत में जो समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद मिला था वह था स्मॉल के। क्लियर? और एक बन गया आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ध्यान देना। अब किससे कैसे बने मालूम? परावैद्युतांक दिया रहे और निर्वात हवा में बल दिया रहे तो पूछ ले बच्चों कि माध्यम में क्या होगा, तो माध्यम में बल। क्लियर? या करके हम लिख सकते हैं कि Fm बराबर F0/k। कोई दिक्कत? चलिए आगे आवश्यकता पड़ेगी। जब ये इसके बराबर तो इसके बराबर ये भी होगा तो एप्सिलॉन या ε/ε0 बराबर k। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर ε0 इंटू k। ये काफी इस पर सवाल लगने वाले हैं। जहां एप्सिलॉन क्या कहलाए बच्चों? माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन तो जानते ही हैं। और के क्या है? परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक। तो कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन एक है आपके कुमार मित्तल में ही कि जल का परावैद्युतांक 81 है तो उस जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों अभी आगे हम पहले ε0 की वैल्यू निकालेंगे तब सवाल लगवाएंगे इसमें। क्लियर? तो चलिए कॉपी कर लीजिए, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। समझ में आया? चलिए आगे चले। तो ध्यान देना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये दो के दो। तो मिल गया संबंध निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और के में संबंध। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग का नाम कूलॉम के नियम का व्यापक
कूलॉम के नियम का व्यापक सूत्र। ठीक है क्या, एक व्यापक फार्मूला निकालते हैं जो लिखा जाता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि एफ नॉट अपान एफ एम बराबर के तथा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के, मिला कि नहीं मिला? तो प्यारे बच्चों इससे हमें क्या मिला था? इससे हमें मिला कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि अभी मिला हमें को ज्ञात है, जस्ट अभी पीछे डेरिवेट किए। तो प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम से जब आवेश कहां पर हो बच्चों, माध्यम में किसी अन्य माध्यम में स्थित हो, तब क्या फार्मूला पढ़े थे बच्चों कि एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर, यही पढ़े थे। तो ये इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से एप्सिलॉन का मान इसको मानते हैं, तो 2 में रखने पर तो रख दिया जाए तो प्यारे बच्चों की एफ एम बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना न्यूटन, यही व्यापक सूत्र है बच्चों। बात समझ में है? तो कूलॉम के नियम का व्यापक सूत्र क्या बना? एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ना न्यूटन। अब जो भी माध्यम की बात करेंगे, अब इसी प्रकार यहां से हम ये वाला फार्मूला निकाल सकते हैं एफ नॉट वाला। ठीक है, यदि यही लिख देते हैं कि यदि आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब के बराबर क्या होता है? तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या होता है? 1। तब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा? मिल गया ना पहला वाला ही फार्मूला। तो ये व्यापक फार्मूला है। जो भी यहाँ पर माध्यम कहा जाए तो उस माध्यम के लिए परावर्तक के का मान रख देना है। क्लियर? छाप लो बच्चों। हो गया? चलो नोट करके लिखना है। किसी माध्यम का परावर्तक सदैव 1 से अधिक होता है। याद रखना, किसी माध्यम, यहाँ किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम का परावर्तन सदैव 1 से अधिक होता है। तो चाहे जो भी माध्यम लिया जाए,
उसका मान 1 से अधिक होता है, अर्थात ऑलवेज, ध्यान देना हमेशा, k इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल, मतलब k का मान 1 के बराबर और 1 से अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, देखना सॉल्व करिए, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं, रीडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा तथा मान। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। चलिए पहले इन दोनों को निकाल लिए जाए बच्चों, फिर आगे। तो कूलॉम के नियम से हम लोग क्या पढ़े कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कह रहे बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई F और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो मात्रक निकालते हैं बच्चों, तो मात्रक निकालेंगे 1/4 पाई एफ। ये तो 1/4 पाई एफ का कोई मात्रक होगा नहीं, कांस्टेंट है। Q1 Q2 मतलब कूलॉम गुणे कूलॉम, और अपान एफ का होता है न्यूटन और गुणे मीटर स्क्वायर। इस प्रकार मात्रक क्या बना बच्चों, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, सिंबल में कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो कहा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बना कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना हमेशा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं बच्चों, मिटा दें। एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो, चलिए देखते हैं। आवेश की विमा बताया गया था शुरुआत में ही AT, तो AT गुणे AT और अपान 1/4 पाई एफ का कोई विमा होगा नहीं, डायमेंशन कांस्टेंट है। एफ का होता है बल का होता है MLT-2 और R स्क्वायर L2। तो जो कैलकुलेट करते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर और अपान ML3T-2, ठीक है। अब बच्चों ये सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा M-1, ऊपर जाएगा L-3 और T⁻⁻2 जाएगा ऊपर, तो T⁻2 T⁻4 और 8। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है, M-1 L-3 T4 A2। यहाँ से अगर मात्रक निकाला जाए तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर किलोग्राम मीटर की घात -3 सेकंड की घात 4 और एम्पियर की घात फिर MKS यूनिट। क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा हो गया। चलिए मान निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, चलिए तो कैसे निकले बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। मात्रक निकाला गया था बच्चों कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक, तो याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर और मान होता है 9 × 10⁹। तो कह रहे बच्चों यहाँ पर हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, इसके स्थान पे जाएगा 1/4 पाई और गुणे 9 × 10⁹। क्लियर। अब करते क्या है,
हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो एक 4 पाई का स्थान 3.14 और 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1000। 1000 का मतलब 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? लिख सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1000, यहाँ दशमलव काटेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और ये 4 पर गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं 4 गुणे 314 और गुणे 9, और ये 10 की घात 12 होगा। तो क्या बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1,00,000 गुणे 10 की घात 12 ऊपर जाएगा, कितना बनेगा? -12, और अपान इसका गुणा कर दिया जाए 4 9 36 गुणे 314। तो प्यारे बच्चों इनको गुणा करके भाग करना इसका इतना, तो आएगा 8.846 किस समथिंग में आएगा। तो लगभग में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि लगभग 8.85 गुणे 10 की घात -12। मात्रक पता ही, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आया? 8.85 गुणे 10 की घात -12। फिर उसे गुणा करना, भाग करना, तो 8.8476 करके ऐसे समथिंग में आएगा। तो इनको लगभग में 8.85 ले लिया जाता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आज बहुत अच्छे टॉपिक आप लोग पढ़े, कि आशा है कि सब लोग को समझ में आया। तो प्यारे बच्चों जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो आप लोग को मिलती रहें। और पढ़ाई करते रहिए बच्चों, लॉकडाउन में लापरवाही मत करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, लाइक किया करिए और शेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। क्लियर? आगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।